नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हिमालय एंटरप्राइजेस के फाउंडर राजीव कुमार शुक्ला जी से। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जोहार। राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिमालय एंटरप्राइजेस का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। जी, हिमालय एंटरप्राइजेस हमारी जो कंपनी है ये ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और हमारा जो विज़न है कि बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके इस पूरे विश्व में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। इसके तहत हम लोग जो ट्रांसपोर्ट में टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स का उपयोग होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूनिट जो आदित्यपुर जमशेदपुर में है उसमें की जाती है। तो बात करें अगर ट्रांसपोर्टेशन की, तो एक मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं। तो आपका ये जो बिजनेस है या स्टार्टअप है, ये क्या अलग कर रहा है? तो हमारी जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स का। ओके। और इसमें जो अहम बात है कि कोई भी कस्टमर जब कोई उत्पाद लेता है तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मिले इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी और एक लंबे समय तक के लिए वो उनके व्यवसाय में मदद करे। तो हमारी जो कंपनी है वो जो टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स बनाती है उसमें बेस्ट ऑफ दी अवेलेबल रॉ मटेरियल्स जैसे टाटा स्टील, सेल, जिंदल, इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये एक काफ़ी एफिशिएंट और बेहतर तरीके से हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिससे कि जब कस्टमर उसका इस्तेमाल करता है तो कहीं भी उसे परेशानी नहीं होती। तो टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स, ये तीनों मतलब किस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं? किस इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन को ये केटर कर रहे हैं? तो अगर आप देखें तो ये टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स, इन तीनों का अहम रोल ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी योगदान रह रहा है हमारी जीडीपी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में माल ढुलाई के काम में और कहीं पर भी कुछ जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मटेरियल मूवमेंट, कोल मूवमेंट, सैंड मूवमेंट, इन सब का प्रयोग होता है। और क्योंकि ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं, नए तकनीक से बनाते हैं, तो जो काम की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो जितना समय लेट से पहले के पुराने ढर्रे से काम करने में लगता था, उससे मुझे लगता है कि कम से कम आधा समय में अब जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाता है। मतलब कुल मिलाकर किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नई तकनीक के माध्यम से पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड से उससे कंपैरिजन में समय अब कम लग रहा है? तो इसमें जो हम लोग मुख्य तौर पर अगर आप देखें, हमारा जो टिपर या टिप ट्रेलर होता है उसमें हम लोग हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं। और ये हाइड्रोलिक जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ हैं जैसे कि हाइवा, हाइड्रोमास, विप्रो, इन सब का हम लोग उत्पाद जो है हमारे प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। और क्योंकि इसमें अ लॉट ऑफ R&D ये कंपनीज़ करती रहती हैं, तो जो भी नया इनोवेशन होता है वो हमारे को पास ऑन होता है और हम वो इमीडिएटली कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो इस कारण से जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस होता है वो कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से पहुंच पाता है। राजीव जी, आपने NIT जमशेदपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद आपने MBA भी करा और उसके बाद आपने रोबोटिक्स की फील्ड में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी करा। तो हम जानना चाहेंगे कि इन तीनों अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन हासिल कर इसका इस्तेमाल आपने अपने बिजनेस में किस प्रकार से किया? तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने NIT जमशेदपुर से मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तो ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री मेरी थी, इससे मुझे एक बहुत पहला तो जो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, एक एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा जो चीज़ चाहिए होता है वो होता है कॉन्फिडेंस।
वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इस इंजीनियरिंग की डिग्री द्वारा मिली। और सेकेंडली क्या हुआ कि इसके करने के बाद मुझ में वो क्षमता आ गई कि मैं जो टेक्निकल जो भी नॉलेज था उसको मैं अपने प्रोडक्ट में अप्लाई कर पाया। फॉर एग्जांपल कि कैड कैम, अभी रिसेंट में जो IoT रोबोटिक्स, ये सारा जो चीज़ है, इन सब को हमारे प्रोडक्ट में किस तरह बेहतर से बेहतर हम अपने कस्टमर को एक उत्पाद बना सके, इन सब में इसका प्रयोग हुआ। जहाँ तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, तो जहाँ हम लोग टेक्निकल जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके चलना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि वेरियस फंक्शंस रहते हैं, उसमें लोग काम करते हैं। तो पीपल मैनेजमेंट, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, लीडरशिप रोल, और उनको एक सिंक्रोनाइज कर सिनर्जी के साथ आप किस तरह से एफिशिएंटली प्रोडक्ट बना सके जो कि मार्केट, ना कि डोमेस्टिक बट ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट को सर्व कर सके। तो आई थिंक ये मैनेजमेंट की पढ़ाई से मुझे SP जैन मुंबई से जो मैंने की, ये बहुत कारगर रहा और बहुत हेल्प मिला। अभी जैसे रिसेंटली हमने नेपाल में अपना एक्सपोर्ट किया, और अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को आसपास की कंट्रीज जैसे कि भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सब कंट्रीज़ में हम अपने पहले प्रोडक्ट को पहुंचाएं, और उसके बाद फिर और देखेंगे। देयर इज़ नो लिमिट, जितना हम करेज दिखा पाएंगे, जितना हम मेहनत से काम करेंगे, तो ये पूरा विश्व हमारे प्रोडक्ट को अपना सकता है। यही मेरी इच्छा है। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी टच करना, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? क्या तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे विश्व में हर कोने में अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे भारत में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट काफ़ी अभी प्रचलित हो गया है, और लोग इसे अपना रहे हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, और मुझे एक गर्व भी महसूस होता है कि मैं आदित्यपुर झारखंड से एक प्रोडक्ट बना पाया, और जिसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। तो यही मेरी कामना रहेगी कि सबके साथ से हमारे एम्प्लॉइज़ के हम लोग बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में ला सकें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को टैप करने के लिए क्या आपके कुछ मुख्य मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो? तो इसमें जो सबसे प्रमुख तरीका होता है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक अहम भूमिका निभा रही है किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देखेंगे कि नॉट ओनली इंडिया बट पूरे विश्व में सबके हाथों में अब मोबाइल है, तो जो भी सोशल मीडिया है उस पर हम लोग अपने चैनल्स जो हैं उस पर अपने प्रोडक्ट की जो भी नवीनता होती है, जो भी खूबियाँ होती है, वो हम समय समय से बताते रहते हैं। और उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस समय समय से वो कराते रहते हैं, तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। और वहाँ के कंसलेट जनरल्स जो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हैं, जैसे कि नेपाल हुआ, जापान हुआ, इधर बांग्लादेश हुआ, तो उनसे मिलने का एक मौका मिलता है। तो वो जो B2B मीटिंग होती है उसमें हम लोग अपने प्रोफाइल को, हमारे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, और वहाँ के भी जो बायर्स हैं, जो बायर सेलर मीट होती है उसमें बैठते हैं। तो एक मार्केट नीड और एक प्रोडक्ट दोनों का समन्वय होता है, और एंड दैट इज़ द टाइम द डील इज स्ट्रक एंड वी गेट द ऑर्डर्स। राजीव जी, एक बात बताइए कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MBA, मैनेजमेंट एंड रोबोटिक्स, तीनों काफ़ी डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स हैं। तो इन तीनों में आपने एजुकेशन हासिल करने के लिए क्या आपकी थॉट प्रोसेस रही इसके पीछे कि इन तीनों फील्ड्स में आपने जाकर एजुकेशन हासिल करी? तो जैसा कि मेरे घर में मेरे फादर भी इंजीनियर ही रहे थे, वो भी NIT जमशेदपुर से उन्होंने पढ़ाई की थी।
तो बचपन से उनको देखते थे, उनके साथ फैक्ट्री जाते थे, और क्योंकि हम लोग जमशेदपुर में ही रहते थे तो ऑटोमोबाइल का एक बहुत लगाव बचपन से ही रहा है। अच्छा। तो वो मॉडलिंग वगैरह हम लोग बचपन में किया करते थे। तो ये तो तय था बचपन से ही कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स की जो भी परिश्रम है उसके तहत मैं इंजीनियरिंग कर पाया। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर पाए। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करने के बाद मुझे एक बहुत अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस जो आया, वो टेक्निकल कैपेबिलिटी के तौर पर भी आया। तो जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना लेना, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप जल्दी बना पाना, ये सारा चीज़ प्रोग्रामिंग में जो सफलता मिली, तो इससे क्या हुआ कि जो भी आज का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो आप जानते हैं, आजकल काफ़ी प्रचलन में है, और हमारे प्रोडक्ट में भी ये एक प्रीमियम सर्विस के तौर पर हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग से मुझे काफ़ी इसमें और रोबोटिक्स और मैनेजमेंट आपने क्या सोच कर करा, लाइक आपके बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? जी, तो रोबोटिक्स जैसा कि आजकल आप देखेंगे कि रोबोटिक्स का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी सारे देश रोबोटिक्स और AI के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी रोबोटिक्स का एप्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे कि सेंसर्स, तरह तरह के सेंसर्स का अभी इनोवेशन हो रहा है, और जो चिप और सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करके यूज़र्स जो कस्टमर्स हैं उनके मोबाइल में उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। इससे क्या होता है कि कस्टमर अपने घर पर बैठकर भी अपने पूरे फ्लीट को मैनेज कर सकता है। तो ये सारा प्रीमियम सर्विस भी हम अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, और अगर कस्टमर चाहे। और ये एक रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत इनोवेशन हुआ है, और ये प्रोडक्ट को भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो सेंसर्स के माध्यम से आप कस्टमर के फ़ोन तक डेटा कैसे पहुंचाते हैं ऑन एन अर्जेंट बेसिस, एज अ रिमाइंडर, ऑन एन इमीडिएट बेसिस? तो जैसा कि मैं एक आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि टायर का प्रेशर है, अगर आपने टायर के प्रेशर के लिए सेंसर लगाया है, या फिर टायर गर्म जो होता है उसके लिए हीट सेंसर लगाया है, तो ये डेटा जब आपकी गाड़ी चलती है तो अगर हवा कम है या फिर हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तब वो क्या करता है, अलर्ट मैसेज डेटा कलेक्ट करता है, उसको क्लाउड में ले जाता है, और क्लाउड से फिर क्या होता है कि एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप होता है उससे वो डेटा को कलेक्ट कर लेता है, और ये एक अलर्ट के फॉर्म में, अलार्म के फॉर्म में कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें मेल की भी सुविधा रहती है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। फिर जैसे टिपर्स होते हैं उसमें टिल्ट सेंसर होता है। टिल्ट सेंसर लगाने से ये होता है कि आपका अगर कभी जब टिपिंग आप कर रहे हैं कहीं भी बॉडी टेढ़ा मेढ़ा होता है और एक्सीडेंट का एक संभावना लगता है सेंसर को, तो वो इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। राजीव जी, अगर हम बात करें आपकी जर्नी के बारे में, तो कुल मिलाकर इन तीनों पढ़ाइयों को, इन तीनों अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन हासिल करने के बाद कोई जॉब ना ढूंढने के बजाय आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, वो भी एक अलग फील्ड में, एक लीग से अलग हटकर। तो क्या मन में ऐसा आया कि आपने सोचा कि किसी के अंडर काम नहीं करना है बल्कि लोगों को रोजगार देना है? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे थे, और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे थे। तो उनकी छवि जो थी वो हमेशा दिमाग में रहती थी, और कहीं ना कहीं ही पास्ड अवे वेरी अर्ली। सो उसके बाद से मुझे एक लगता था कि जो मिशन उन्होंने अधूरा छोड़ा है मुझे उसे पूरा करना है। और हमेशा मैं ये बिलीव करता था कि मैं और लोगों को नौकरी दूं, और किसी तरह जो भी हमारा एनवायरनमेंट आसपास रहता है उसको हम लोग बेहतर बना सके। हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, हमारा काम है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे हमारे कस्टमर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, उनकी जो जीवन में एक बेहतर बदलाव हम ला सकें। ये हमारा एक अहम थॉट प्रोसेस रहा है।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे आप काम करने लगते हो तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहता है और रास्ते भी खुलते जाते हैं। तो इसी पहल में मैंने एज अ जॉब क्रिएटर एक राह पकड़ा एंड मुझे लगता है कि इसमें हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे। अभी तो ये एक शुरुआत है। IoT इनेबल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल अपनी रोबोटिक्स एजुकेशन के बल पर आपने अपने बिजनेस में किया, तो हम जानना चाहेंगे कि इन IoT इनेबल्ड डिवाइसेस की क्या खासियत है और आप इसको यूनिक वे में कैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि IoT इनेबल्ड डिवाइसेस तो अभी तो सब जगह ये नहीं मैंडेटरी हुआ है, बट धीरे धीरे सेफ्टी को देखते हुए, जैसे कि कैमरा, आपका ADAS सिस्टम जो होता है, आपका फ्यूल सेंसर होता है जो आपके फ्यूल की एफिशिएंसी को भी बताएगा और फ्यूल के चोरी होने से भी रोकता है, और आपके GPS के होने से गाड़ी को आप कहीं पर भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, इससे क्या होता है कि जो भी फ्लीट ओनर है उसको काफ़ी सहूलियत मिलती है और कहीं ना कहीं वो अपने फ्लीट को मैनेज करने में काफ़ी सफल रहता है। तो ये सारा जो IoT के ही बदौलत हो पाया है और ये आगे के दिनों में ये काफ़ी डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे आप प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी अपने जो प्रोडक्ट का, जो गाड़ी का है, कर सकेंगे, जिससे कि आपका लाइफ बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। कई बार प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स बंधते नहीं हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो कस्टमर्स को रोकने के लिए या बांधने के लिए, कस्टमर कन्वर्जन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं? तो पहला, हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं इसके लिए हम लोग फील्ड में खुद जाते हैं। हम लोग बहुत टाइम ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम उनको गाड़ी में होती है, उनके फीडबैक को हम कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे जो डीलर्स होते हैं उनसे भी हम संवाद करते हैं, जो हमारे फ्लीट ओनर होते हैं उनसे भी हम इनपुट्स लेते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा इनपुट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर से ही आया हुआ रहता है। तो इसलिए हमारे को, जब हम इसको कोलैट करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये एक ऑलरेडी मार्केट की नीड के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। तो हमें टेस्टिंग में और इसको प्रोडक्शन में लाने में उतनी परेशानी नहीं होती है। कई बार आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें अगर हाइड्रोलिक की या अन्य कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समस्या को लेकर आप कस्टमर्स के साथ कोप अप कैसे करते हैं या उनको सेटिस्फाई कैसे करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू जो होती है कि सर्विस आप कैसा देते हैं। जी, तो हमारा उसी से कस्टमर्स टिकते हैं आपके। जी, क्योंकि आप परेशानी आए वो प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी अटेंड ना हो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चैलेंज को हम लोग इसको हमने मिटिगेट किया है, इस रिस्क को, कि हम एक सर्विस ऑन द व्हील करके हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये क्या है कि 24 घंटे में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको अटेंड करने के लिए हमारा ये सर्विस ऑन व्हील जो प्रोविज़न है वो कारगर हो जाता है। और साथ में जो भी हमारे वर्ल्ड क्लास पार्ट्स सप्लायर हैं, जैसे कि सब असेंबली सप्लायर्स लाइक हाइड्रोलिक और एक्सल, सस्पेंशन, उनके साथ भी हमारा एक टाई अप है कि 24 घंटे के अंदर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, सर्विस नेटवर्क जो पूरे इंडिया में है वो एक्टिवेट हो जाता है और इमीडिएट कस्टमर के प्रॉब्लम को हम लोग अटेंड करके कस्टमर की गाड़ी को वापस चलने लायक बना देते हैं। आपकी स्टार्टअप के जो अलग अलग विंग्स हैं या अलग अलग पर्सन्स हैं जिनको आपने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई होंगी, तो उन सभी अलग अलग पर्सन्स या स्पेसिफिक विंग्स के बीच में आप एक स्मूथ सिनर्जी या इंटीग्रेशन किस प्रकार से इस्टेब्लिश कर पाते हैं फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ होता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करना। तो हम अपने सभी फंक्शंस को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस बड़े पिक्चर में कहाँ काम कर रहे हैं और आपका क्या रोल है। ये क्लैरिटी होने के कारण जो भी इंडिविजुअल टीम मेंबर्स उस फंक्शन में रहते हैं उनको कहीं परेशानी नहीं होती है। और हम लोग काफ़ी एक मेंटर और मेंटी वाला रिलेशनशिप रखते हैं, जहाँ जो नए लोग होते हैं
वो अगर नहीं समझ पाते हैं तो सीनियर्स उनको गाइड करते हैं। सेकंड, इंडिविजुअल जो भी फंक्शंस होते हैं वो और दूसरे फंक्शन से लगातार बातचीत करते रहते हैं, जिसके कारण उनका कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है। तो जो भी मैनेजमेंट लीडरशिप के द्वारा एक टारगेट या एक प्रोडक्ट का जो भी सेट किया जाता है स्पेसिफिकेशन, वो डाउन द लाइन सभी फंक्शंस में एक समान तौर पर सबके पास क्लैरिटी के साथ पहुंचता है। और उस कारण से फिर क्या होता है कि कैपेबिलिटी जो हमने फंक्शंस की डेवलप की है उनको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। राजीव जी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स को एक भरोसा दिलाना, एक विश्वास दिलाना कि आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना उनके लिए लाभदायक होगा, ये विश्वास आप कैसे उनके बीच क्रिएट करते हैं? सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो माहौल है, इंटरनेट बहुत ही परवेसिव है, हर सभी घर घर में इंटरनेट है। तो पहला तो हम लोग जो ऑनलाइन मोड होता है उसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो भी फीचर्स है वो टाइम टू टाइम लोगों को बताते रहते हैं। उसके अलावा जो ऑफलाइन मोड होता है, तो जगह जगह पर जब भी एक्सपो लगता है तो हम लोग अपना स्टॉल लगाते हैं और हमारे जो भी टेक्निकल लोग होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के बारे में जो भी नया हम कर रहे हैं उसको हम डिस्प्ले में रखते हैं। मतलब क्या 3D मॉडल या ऐसा कोई विजन भी है जिसके माध्यम से आप उन्हें वो चीज़ विजुअलाइज करके दिखाते हैं? तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका हम लोग 3D मॉडलिंग भी करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट नहीं देख पाते हैं तो 3D मॉडल के द्वारा हम लोग उस प्रोडक्ट को दिखा भी पाते हैं कि कैसा ये प्रोडक्ट लगता है। इनफैक्ट हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज़ करके भी मॉडल का छोटा एक स्केल्ड अप मॉडल, जो स्केल डाउन मॉडल बनाकर वो भी कस्टमर को बहुत टाइम दिखाते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट दिखता है। और वैसे हमारे डीलर्स के पास मोस्ट ऑफ द टाइम सैम्पल्स भी रहता है, तो फिज़िकली भी अगर चाहे तो लाइव जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर एक ट्रायल रन भी ले सकता है और खुद एक भरोसा जब उसके अंदर डेवलप हो जाता है तब वो खुद प्रोडक्ट को लेता है और औरों को भी वो सजेस्ट करता है कि हमारे वर्ड ऑफ माउथ से कि भाई हमारे प्रोडक्ट को लिया जाए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप कैसे व्यू करते हैं? जो भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आसपास का हमारा माहौल है, वो सभी मिलाकर कितने सहायक होते हैं एक स्टार्टअप के लिए आज के टाइम में? टॉकिंग अबाउट टायर 1 एंड टायर 2, 3 सिटीज़, इसके बीच का डिफरेंस आप किस तरीके से व्यू करते हैं? देखिए, जो टायर 1 सिटीज़ हैं उसमें अवेयरनेस का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टार्टअप का कल्चर है वो काफ़ी स्प्रेड आउट किया हुआ है और क्योंकि अवेयरनेस हाई है इसलिए लोग उसका बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी लाभ वो लोग उठा पा रहे हैं। लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में अवेयरनेस की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन फिर भी आजकल जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे कि हमारे भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आदित्यपुर में है, इसरो नाम की भी एक संस्था है, उसमें लोग टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन कराते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है उसको हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताते हैं और इकोसिस्टम में क्या और मदद चाहिए, जैसे कि बिजली, पानी, लैंड, इन सब में भी हम लोग टाइम टू टाइम मदद करते हैं। सरकार की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स, तो उनमें से किसी स्कीम या इनिशिएटिव का आपको अभी तक लाभ मिल पाया है? देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक रिसेंटली हमने मार्केटिंग जो स्कीम है, पीएमएस स्कीम है एमएसएमई की, उसका हम लोग लाभ लेकर अभी अहमदाबाद में हमने एक्सपो में पार्टिसिपेट किया और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको वहाँ पर मिला। तो जैसा कि हम लोग साइलोज़ में अपने जगह पर ही सिर्फ काम करते रहते हैं, जब आप उससे बाहर आते हैं तब आपको लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने तरह के चीज़ें आसपास हमारे इकोसिस्टम में हैं। और जब आप इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं तब आप बेहतर से बेहतर
इनपुट अपने टीम को दे पाते हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट की नीड के द्वारा आप बना सकें। राजीव जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो करेंटली हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल प्रोडक्ट के सेल द्वारा ही होता है। तो जितने नंबर्स हम सेल कर पाते हैं उससे ही हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है और उससे हमारी कंपनी का सब काम होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कितने लोगों को फिलहाल आपने एम्प्लॉयमेंट से जोड़े रखा है वाया योर बिजनेस? तो जैसे कि डायरेक्ट हम लोग लगभग 25 से 30 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ऑक्सिलरी सर्विसेज, जैसे कि इनडायरेक्ट वे में। यस, जैसे जब आप एक कारखाना खोलते हैं या एक कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो आसपास के जो इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट इससे मिलता है। तो जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर अर्निंग एन इनकम, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? तो हम लोग जो बेसिक सबसे पहला चीज़ होता है कि सैलरी हम लोग सब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको देते हैं। उसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स लाते हैं और कुछ ना कुछ जैसे कि हम लोग काइजन जो चेंजिंग फॉर द बेटर इनिशिएटिव अपने कंपनी में लागू किया है हमने, तो उसके तहत जो भी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी या मोरल को बढ़ाने में जो भी लोग बढ़िया काइजन करते हैं उसको हम लोग रिवॉर्ड भी देते हैं। और उसके अलावा हमने अपने कंपनी में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको ओनर की तरह ही ट्रीट करने को कहते हैं, ताकि वो कंपनी को खुद का अपनी कंपनी समझे। अंत में कोई संदेश जो आप न्यू स्टार्टअप्स के लिए देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी चीज़ है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसको एक क्लियर विजन होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है और क्लैरिटी के साथ हिम्मत कभी ना हारे, क्योंकि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर जाता है। कॉन्फिडेंस तो आपको एकदम रखना पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंस के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।